नमस्कार बच्चों, मैं श्रीमती वंदना पांडे शासकीय नवीन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चूनाभट्टी भोपाल से उच्च माध्यमिक शिक्षक। बच्चों, आज कक्षा 12वीं की रसायन शास्त्र की कक्षा में आप सभी बच्चों का बहुत स्वागत है। आशा है आप घर में स्वस्थ और कुशल होंगे। बच्चों, कक्षा 12वीं रसायन का अध्याय 3 का आज हम अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है विद्युत रसायन। बच्चों, आज हम अध्ययन करेंगे विद्युत रसायन क्या है, विद्युत रासायनिक सेल किसे कहते हैं, उसकी रचना क्या है, लवण सेतु के कार्य, विद्युत रासायनिक सेल को कैसे प्रदर्शित करते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, इलेक्ट्रोड विभव। तो चलिए बच्चों, हम शुरू करते हैं। आप अपनी कॉपी और पेन में साथ में नोट भी करते रहेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि विद्युत रसायन क्या है। विद्युत रसायन की परिभाषा देखेंगे। विद्युत रसायन भौतिक रसायन की वह शाखा है जिसमें स्वतः होने वाली रासायनिक क्रियाओं से मुक्त ऊर्जा से विद्युत का उत्पन्न होना तथा विद्युत ऊर्जा से अस्वतः रासायनिक क्रियाओं को संपन्न करने का अध्ययन किया जाता है। अर्थात विद्युत रसायन में जो स्वतः रासायनिक क्रियाएं होती हैं, उनसे जो उत्पन्न ऊर्जा होती है, उस उत्पन्न ऊर्जा से जो रासायनिक क्रियाएं स्वतः नहीं हो सकती, उनको संपन्न कराने का अध्ययन किया जाता है। विद्युत रसायन दो भागों में बांटा गया है, विद्युत अपघटन और विद्युत वाहक रसायन। चलिए अब हम देखेंगे कि विद्युत रासायनिक सेल क्या है। इसकी परिभाषा पे एक नजर डालेंगे कि जब दो इलेक्ट्रोडों को एक या भिन्न विलयनों में डुबोकर एक युक्ति तैयार की जाती है, तो जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कर सकती है, विद्युत रासायनिक सेल कहलाती है। अर्थात दो इलेक्ट्रोडों को एक या भिन्न विलयन में डुबोकर रखते हैं और जो युक्ति तैयार होती है वो हमारी विद्युत रासायनिक सेल कहलाती है। ये दो प्रकार के होते हैं विद्युत रासायनिक सेल, विद्युत अपघटनी सेल और गैल्वेनिक सेल या वोल्टीय सेल। बच्चों, ये पार्ट बहुत महत्वपूर्ण है और आप इसे आगे देखेंगे कि विद्युत रासायनिक सेल कैसे बनते हैं और इसकी क्या रचना है। यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि ये विद्युत अपघटनी सेल है जिसमें बाह्य बैटरी से जोड़ा गया है और इसमें भी एनोड और कैथोड होता है। अब हम अध्ययन करेंगे कि एक गैल्वेनिक सेल, विद्युत रासायनिक सेल क्या होता है, कैसे। यहाँ पे जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है, दो पात्र हैं जिसमें कॉपर सल्फेट एक में आपको दिख रहा है और एक में जिंक सल्फेट दिख रहा है। एक यू ट्यूब की नली दिख रही है जो कि आपकी साल्ट ब्रिज कहलाती है, लवण सेतु कहलाता है। कॉपर की छड़ कॉपर सल्फेट के विलयन में दिख रही है और जिंक सल्फेट के विलयन में जिंक की छड़ दिख रही है। तो यहाँ हम ये देख रहे हैं और ऊपर एक चालकत्व तार से हम इसे जोड़ देते हैं और जब जोड़ देते हैं तो हमारी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होने लगती है। आइए अगले भाग में देखते हैं कि इसकी रचना क्या है। जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है कि यह अलग अलग दो पात्र दिखाई दे रहे हैं। दो पात्रों में, एक पात्र में जिंक सल्फेट और दूसरे पात्र में कॉपर सल्फेट का विलयन लेते हैं। जिंक की प्लेट जिंक सल्फेट में और कॉपर की कॉपर सल्फेट के विलयन में है। दोनों धातु प्लेटों को चालकत्व तार से वोल्टामीटर द्वारा जोड़ दिया जाता है, जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है और आप सभी देख रहे हैं। अब दोनों बीकरों के विलयन को लवण सेतु से जोड़ देते हैं। एक यू आकार की ट्यूब है उल्टी जो चित्र में दिख रही है बच्चों, ये लवण सेतु का कार्य करती है। लवण सेतु एक कांच की बनी यू नली होती है। इसमें प्रबल लवण का, जैसे कि KCl, अमोनियम क्लोराइड आदि का या अगर जिलेटिन में बना विलयन होता है। इसमें विलयन भरा रहता है। यह सेतु दोनों विलयनों को संपर्क में लाता है। दोनों विलयनों को संपर्क में तो लाता ही है, साथ में उन्हें मिलने से रोकता है। तो ये चित्र से स्पष्ट है कि हम देख रहे हैं कैथोड है, एक तरफ एनोड है। आगे हम देखते हैं कि ये लवण सेतु क्या कार्य करता है हमारे गैल्वेनिक सेल में।
चलिए देखते हैं लवर सेतु के निम्न कार्य हैं। यह सेल के परिपथ को पूर्ण करता है। दूसरा है यह दोनों विलयनों की विद्युत उदासीनता बनाए रखता है, मतलब दोनों को मिलने नहीं देता है। यह परिपथ को तो पूर्ण करता ही है, साथ ही दोनों को आपस में मिलने से रोकता भी है। यहाँ हम देख रहे हैं चित्र में दो डबल ऊर्ध्वाधर लाइनें दिख रही हैं, जिसे कि हम सॉल्ट ब्रिज के द्वारा, लवर सेतु द्वारा दो विलयनों को अलग करते हैं और इसी से हम यहाँ पे प्रदर्शित कर रहे हैं। अब विद्युत रासायनिक सेल को प्रदर्शित करने में यहाँ पे जो बताया है, डोंट पैनिक। पैनिक मीन्स पॉजिटिव इज एनोड और एन मीन्स निगेटिव इज कैथोड। मतलब जो पॉजिटिव भाग होता है दैट इज एनोड होता है और निगेटिव पोर्शन जो होता है वो कैथोड होता है। चलिए आगे अध्ययन करते हैं कि विद्युत रासायनिक सेल को कैसे प्रदर्शित करते हैं। जैसा कि पहले हम आपको समझा चुके हैं बच्चों, जिंक इलेक्ट्रोड एनोड का कार्य करता है और इस पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। यहाँ पे हम देख रहे हैं जिंक सॉलिड, S मीन सॉलिड, इज इक्वल टू जिंक 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। जिंक 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके ऑक्सीडाइज हो जाता है। कॉपर इलेक्ट्रोड कैथोड के रूप में कार्य करता है और इस पर अपचयन क्रिया होती है। यहाँ पे बताना चाहूंगी, ऑक्सीकरण में बच्चों इलेक्ट्रॉन दान किया जाता है और अपचयन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है। तो यहाँ हम देखेंगे कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ जिंक ने छोड़े हैं उनको ग्रहण करके कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। सेल में होने वाली सेल अभिक्रिया, पूरी सेल अभिक्रिया को कैसे लिखते हैं? इस अभिक्रिया से प्रदर्शित है जिंक सॉलिड प्लस कॉपर 2 प्लस एक्वस, एक्यू का मतलब होता है एक्वस जली विलयन, इज इक्वल टू जिंक 2 प्लस एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड। यहां हम देख रहे हैं कि जिंक सॉलिड था और जिंक 2 प्लस आयन में जली विलयन में आ जाता है और कॉपर 2 प्लस आयन जो कि जली विलयन में रहता है कॉपर सॉलिड में परिवर्तित हो जाता है। इस तरह से विद्युत रासायनिक सेल में रेडॉक्स अभिक्रिया होती है जिसमें कि ऑक्सीकरण और अपचयन की क्रिया साथ साथ चलती है। अब विद्युत रासायनिक सेल को कैसे प्रदर्शित करते हैं ये भी क्वेश्चन परीक्षा में आता है बच्चों। तो यहाँ पे देखिए दो विलयन को अलग अलग करते हैं, जैसा कि चित्र में पहले ही बता चुकी हूँ। विलयन और उसके इलेक्ट्रोड को एक ऊर्ध्वाधर लाइन से यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। जिंक सॉलिड इज जिंक सल्फेट एक्वस 1 मोलर सांद्रता, फिर डबल 2 ऊर्ध्वाधर लाइन है, इसका मतलब है कि इन्हें सॉल्ट ब्रिज से, लवर सेतु से अलग किया गया है। कॉपर सल्फेट जो कि एक्वस है, जली विलयन है 1 मोलर सांद्रता का, और इसके साथ कॉपर का इलेक्ट्रोड यहाँ पे लगाया गया है। दोनों अर्ध सेल अभिक्रिया मिलकर के एक पूर्ण सेल अभिक्रिया बनाती हैं। यहाँ पे हम ये देखेंगे कि जिंक जो कि एनोड का कार्य करता है लेकिन यह ऋण ध्रुव होता है, और कॉपर जो कि कैथोड का कार्य करता है ये धन ध्रुव होता है। या इसे हम रासायनिक सेल को इस प्रकार से लिख सकते हैं, जिंक 2 प्लस 1 मोलर सांद्रता, 2 ऊर्ध्वाधर लाइन दिख रही है आपको, और कॉपर 2 प्लस और कॉपर 2 प्लस। तो बच्चों ये हम विद्युत रासायनिक सेल को कैसे प्रदर्शित करते हैं यहाँ पे हमने बताया और आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे प्रकाश डालेंगे कि इलेक्ट्रोड विभव क्या है, कैसे उत्पन्न होता है, और इसी से पूरी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है। तो सबसे पहले बच्चों परिभाषा पे नजर डालेंगे। आइए देखते हैं क्या है परिभाषा, कि किसी धातु को उसके आयन के संपर्क में रखने पर बने इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रॉन त्यागने या ग्रहण करने की प्रवृत्ति इलेक्ट्रोड विभव कहलाती है। अर्थात जब किसी धातु को उसके धातु आयन के साथ संपर्क में रखते हैं तो वो धातु या तो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, और इन दोनों बीच की अवधि में दोनों के पृष्ठ पर विभव उत्पन्न हो जाता है, जिसे कि हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं इलेक्ट्रोड विभव, जैसा कि यहाँ पे प्रदर्शित है, ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव। ऑक्सीकरण विभव जैसा कि दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को दर्शाता है, और अपचयन विभव इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति को दर्शा रहा है।
अब देखते हैं कि मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है। मानक इलेक्ट्रोड विभव परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और मानक शब्द जैसा कि लगा हुआ है, मानक मतलब स्टैंडर्ड, और ये एक निश्चित सीमा में इसको विभव को मापा जाता है। तो मानक परिस्थितियां क्या होती हैं? पहले तो मैं ये आपको बताना चाहूंगी, एक वायुमंडलीय दाब और 298 केल्विन 298 केल्विन टेम्परेचर मानक स्थिति कहलाती है। मानक परिस्थितियों पर अब परिभाषा देखते हैं कि मानक परिस्थितियों में किसी इलेक्ट्रोड का हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष विभव उसका मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। इसे E0 से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे विशेष क्या है मानक इलेक्ट्रोड विभव? आशा है बच्चों आपको समझ में आया होगा कि एक वायुमंडलीय दाब और 298 केल्विन टेम्परेचर को हम स्टैंडर्ड कंडीशन कहते हैं। विशेष क्या है मानक इलेक्ट्रोड विभव के बारे में? क्या विशेषता है इसकी? यहाँ हम देखेंगे कि जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो कि यहाँ SHE से प्रदर्शित है, SHE मीन्स स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम संदर्भ इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। इसका मान 0 होता है और इसके सापेक्ष विभिन्न इलेक्ट्रोडों के मान ज्ञात किए जाते हैं, यानी विभिन्न इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रोड विभव का मान ज्ञात किया जाता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का चित्र है। दूसरे पोर्शन में जो कलरफुल दिख रहा है बच्चों, यहाँ पे कैसे हाइड्रोजन की क्रिया करते हैं ये दिखाया गया है। आइए हम अब मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैसे बनाते हैं ये हम आपको बताते हैं। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैसे बनाया जाता है? एक पात्र में 1m HCl लिया जाता है जिसमें कांच की नली डूबी रहती है, जिसमें प्लेटिनम के तार की सहायता से एक प्लेटिनम की पत्ती लगी रहती है जिसमें प्लेटिनम ब्लैक का लेप लगा रहता है। प्लेटिनम की पत्ती एक चौड़े कांच के बेलनाकार जैकेट से घिरी रहती है। इस जैकेट में ऊपर की ओर पार्श्व में या साइड ट्यूब जुड़ी रहती है। इस ट्यूब से एक एटमॉस्फेयर या एक वायुमंडलीय दाब पर H2 गैस प्रवाहित की जाती है। जैसा कि ये चित्र में हमने देखा है कि एक पात्र है, 1m HCl लेते हैं और इसमें U आकार की नली है। ब्लैक जो पोर्शन दिख रहा है ये प्लेटिनम की ब्लैक है, प्लेटिनम की पत्ती है जो काले से ढकी रहती है। बीच में एक प्लेटिनम वायर है जो कि स्पष्ट रूप से चित्र से प्रदर्शित है और इस तरह से साइड में हाइड्रोजन गैस एक एटमॉस्फेयर पर यहाँ पे प्रवाहित की जाती है। चलिए बच्चों, हमने देखा कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैसे बनाया जाता है। हर साल परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जाता है, इसे बहुत अच्छे से कॉपी में चित्र सहित आपको बनाना है। आगे देखते हैं कि इस जैकेट में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ये जो जैकेट से घिरी रहती है नली, इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। प्रवाहित H2 का कुछ अंश Pt पर अधिशोषित हो जाता है, Pt मीन्स प्लेटिनम पर अधिशोषित हो जाता है तथा शेष बुलबुलों के रूप में इन छिद्रों से निकल जाता है। अब देखते हैं कि अधिशोषित H2 व विलयन के मध्य साम्य स्थापित हो जाता है। मतलब जो अधिशोषित हाइड्रोजन गैस होती है और विलयन के मध्य एक साम्य स्थापित हो जाती है। इस इलेक्ट्रोड को हम निम्नानुसार प्रदर्शित करते हैं। Pt हाफ H2 गैस, H2 गैस रूप में रहती है और एक एटमॉस्फेयर प्रेशर पे प्रवाहित की जाती है। और एक ऊर्ध्वाधर लाइन रेड कलर में आपको बच्चों दिख रही है, ये दोनों को अलग करती है। H+ आयन एक्वस जलीय विलयन में रहते हैं। अब यहाँ पे क्या विशेषता है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की? यहाँ इसकी यह विशेषता है कि जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है ये एक उत्क्रमणीय इलेक्ट्रोड है। यह कैथोड व एनोड दोनों तरह से कार्य करता है। अब मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है उसके एनोड पर होने वाली सेल अभिक्रिया, जैसा कि मैंने पहले बताया कि यह उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। यह एनोड की तरह भी कार्य करता है और कैथोड की तरह भी कार्य करता है। तो एनोड की तरह यदि कार्य करता है तो क्या सेल अभिक्रिया होगा, यह हम आइए बच्चों देखते हैं। H2 = 2H+
+2 इलेक्ट्रॉन, यहां हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन त्यागा जा रहा है, अतः ऑक्सीडेशन की क्रिया संपादित हो रही है। इस इलेक्ट्रोड को सेल में बाईं ओर निम्न प्रकार से दर्शाया गया है। H2 1 एटीएम Pt और एक ऊर्ध्वाधर लाइन है H+, जो कि दोनों को ऊर्ध्वाधर लाइन से हम अलग करते हैं, विलयन और इलेक्ट्रोड को। H+ आयन 1 मोलर सांद्रता पे है। इसी तरह से हम आगे देखते हैं कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैथोड पर होने वाली सेल अभिक्रिया क्या होती है। तो देखते हैं कि 2H+, जैसा कि पता है कि कैथोड पर अपचयन की प्रोसेस होती है, तो कैथोड पर क्या अभिक्रिया होती है, दो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन 2H+, जो कि एक्वस जलीय विलयन में रहते हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके हाफ H2 में कन्वर्ट हो जाते हैं, बदल जाते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन चूंकि हाइड्रोजन आयन ग्रहण कर रहा है, अतः यहाँ पे रिडक्शन प्रोसेस हो रही है, अपचयन की क्रिया यहाँ पे हो रही है। इस इलेक्ट्रोड को दाईं ओर निम्न प्रकार से दर्शाया गया है। H+ 1 मोलर सांद्रता H2 गैस 1 एटीएम Pt, प्लेटिनम का जैसा कि इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है। चलिए अब देखते हैं कि विद्युत रासायनिक सेल का विद्युत वाहक बल से क्या संबंध है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण भाग है। पहले देखेंगे कि ये क्या है। किसी विद्युत रासायनिक सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के विभवों का अंतर, दो इलेक्ट्रोड रहते हैं बच्चों, इन दोनों इलेक्ट्रोड के विभवों का जो अंतर होता है वो कहलाता है हमारा विद्युत वाहक बल। इस विद्युत वाहक बल को हम सेल विभव भी कहलाता है, या इसे हम सेल विभव भी कहते हैं। इसे हम वोल्ट में दर्शाते हैं और रासायनिक अभिक्रियाओं में ई सेल से प्रदर्शित करते हैं। विभवांतर के कारण, चूंकि दोनों इलेक्ट्रोड के विभव में अंतर होता है, अतः उनके बीच विभव अंतर हो जाता है, तो जिसके कारण विभवांतर के कारण निम्न अपचयन विभव से उच्च अपचयन विभव वाले इलेक्ट्रोडों की ओर विद्युत धारा बहती है। अतः सेल के ईएमएफ यानी विद्युत वाहक बल को अपचयन विभवों के अंतर के रूप में निम्न प्रकार से दर्शाया जा सकता है। देखते हैं कि कैसे प्रदर्शित करते हैं आगे। तो देखते हैं हम कि सेल का विभव बराबर RHS इलेक्ट्रोड का मानक अपचयन विभव, RHS मतलब राइट हैंड साइड, माइनस LHS इलेक्ट्रोड का मानक अपचयन विभव, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड। अर्थात ई सेल, जैसा कि मैंने बताया कि सेल का विभव ई सेल से प्रदर्शित करते हैं विद्युत वाहक बल को, तो RHS यहाँ पे ऊपर दिया गया है, तो ई राइट माइनस ई लेफ्ट। और हम जानते हैं कि विद्युत रासायनिक सेल में राइट साइड में रिडक्शन होता है और लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन होता है। या हमें इसे इस प्रकार भी प्रदर्शित कर सकते हैं कि ई सेल बराबर ई राइट माइनस ई लेफ्ट, या ऐसे भी प्रदर्शित कर सकते हैं ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो इस तरह से हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि किसी भी विद्युत रासायनिक सेल के सेल विभव को हम तीन तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं, और ये परीक्षा में अपचयन विभव दे दिया जाता है और आपसे ई सेल विभव लिखने के लिए कहा जाता है। तो आशा है बच्चों आपको ये समझ में आया होगा और इसे आप कॉपी में नोट कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं कि विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है। यह आपने पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं आप 11th क्लास में, फिर भी हम एक नजर डालेंगे चूंकि इसमें इस रासायनिक श्रेणी का बहुत उपयोग है। तो हम परिभाषा देखेंगे कि तत्वों के मानक अपचयन विभव E0 मानक अपचयन विभव SHG की तुलना में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की तुलना, मतलब कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तुलना में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता मानक अपचयन विभव कहलाते हैं, को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कर एक श्रेणी बनाई गई है जिसे कि हम विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। इसमें इलेक्ट्रोडों की अभिक्रिया मतलब कि अर्ध सेल अभिक्रिया को प्रदर्शित करके और उनके अपचयन विभव को इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता के रूप में व्यक्त किया गया है।
जिन तत्वों की प्रवृत्ति SHE मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तुलना में ऑक्सीकृत होने की है, उनमें मानक अपचयन विभव ऋणात्मक चिन्ह के साथ दिए गए हैं। मतलब जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तुलना में जल्दी अपचयित होंगे, उनको हाइड्रोजन से ऊपर रखे गए हैं, जो यह दर्शाता है कि तत्व SHE की तुलना में इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। यानी जितनी जल्दी हाइड्रोजन की तुलना में जो तत्व जल्दी इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे, उनको इस श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर रखा गया है। आइए एक नजर डालते हैं। ये विद्युत रासायनिक श्रेणी है, जिसमें कि सबसे ऊपर है लिथियम और सबसे नीचे है फ्लोरीन, जैसा कि चित्र से प्रदर्शित है बच्चों। और यहाँ हम देख रहे हैं कि ऊपर ऋणात्मक भाग है और बीच में जो पोर्शन वाला भाग है, ये बच्चों यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ऋणात्मक वाला भाग है और नीचे यहाँ पे देख रहे हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। मतलब जो हाइड्रोजन से ज्यादा क्रियाशील धातु हैं, उनको श्रेणी में ऊपर रखे गए हैं, और जो हाइड्रोजन से कम क्रियाशील धातु हैं, वो नीचे रखे गए हैं। यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ ऋणात्मक अपचयन विभव है और यहाँ धनात्मक अपचयन विभव है। यहाँ हम देख रहे हैं कि लिथियम, जो कि S ब्लॉक का तत्व है, इनमें इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की पावर ज्यादा होती है। धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन दान करने की क्षमता कम होती है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता ज्यादा होती है। अतः लिथियम प्रबल अपचायक है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं फ्लोरीन जो है, ये हमारा प्रबल ऑक्सीकारक है। तो आशा है बच्चों, इस श्रेणी से आपको अपचयन विभव कैसे हम निकालेंगे और कौन हाइड्रोजन से ज्यादा क्रियाशील धातु है, ये हमको इस श्रेणी से ज्ञात होता है। चलिए बच्चों, आज हमने जो आज के पाठ में पढ़ा भाग 1 में, उसमें क्या क्या अभ्यास प्रश्न आपको करने हैं। सबसे पहला तो है विद्युत रासायनिक सेल का नामांकित चित्र बनाकर सेल अभिक्रिया लिखिए। ये कई तरह से आ सकता है कि सेल अभिक्रिया क्या है, सेल अभिक्रिया लिखिए। ठीक है बच्चों। दूसरा है प्रश्न कि लवण सेतु के कार्य लिखिए। बच्चों, ये प्रश्न हर साल परीक्षा में पूछा जाता है, इसको बहुत अच्छे से आपको कॉपी में लिखना है। तीसरा है इलेक्ट्रोड विभव को समझाइए। इसमें इलेक्ट्रोड विभव क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है और मानक इलेक्ट्रोड विभव कैसे बनाए जाते हैं, ये तीनों चीजें यहाँ पे आ जाएंगी और आपको ये तीनों क्वेश्चन अपनी कॉपी में लिखना है। अगला प्रश्न है आपका, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है और यह कैसे बनाया जाता है। आशा है बच्चों, आज आपने जो मैंने आपको पढ़ाया है वो आपने अपनी कॉपी में नोट किया होगा। और यह अध्याय बच्चों बहुत महत्वपूर्ण है, इसे बहुत अच्छे से अपने को पढ़ना है। धन्यवाद।